वेलकम फ्रेंड्स, ज़रा ये यूएस सेनेटर की प्रेस ब्रीफिंग को सुनो। This new drug could be a nightmare. It's called xylazine. It's a deadly, skin-rotting zombie drug that evil drug dealers are now mixing with fentanyl. ज़ोंबी ड्रग, इस ड्रग की पीछे की हिस्ट्री क्या है और ये कैसे ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट करता है। हम ये भी जानेंगे कैसे यूएस इस क्राइसिस में फंस चुका है और इसमें चाइना का क्या रोल है। फाइनली हम ये जानेंगे कि इंडिया कैसे यूएस की इस डिज़ास्टर को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। नाउ जनरली जब हम यूएस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। I mean well developed, neat and clean country, high lifestyle, जो ज़्यादातर सही भी है। अब हमारी ये परसेप्शन आती कहाँ से है? वेल, ये बेसिकली हॉलीवुड मूवीज़ और सोशल मीडिया के थ्रू ही फॉर्म होती है। पर आज हम बात करेंगे यूएस की सोसाइटी के एक बहुत ही डार्क रियलिटी की, जो है ड्रग एडिक्शन। वेल, आज के समय में अमेरिका में बहुत ही तेज़ी से एक ज़ोंबी ड्रग फैल चुका है और करंट अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसे रोकने में फेल हो चुकी है। अब ज़रा इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी को समझने के लिए ज़रा इस वीडियो को देखो। इन्हें देखने पर आपको लगेगा कि ये किसी ज़ोंबी मूवी का सीन है, बट फ्रेंड्स, ये जेन्युइनली अमेरिका की सिटीज़ की स्ट्रीट वीडियोज़ हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो इस वक्त आप देख रहे हो वो बहुत ही माइल्ड वीडियोज़ है। सोशल मीडिया पे तो इससे भी इंटेंस वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। दैट शोज़ किस तरह से अमेरिकन सिटीज़न अनप्रोडक्टिव होते जा रहे हैं। ज़ॉम्बी ड्रग, ये टर्म को समझने के लिए हमें एक बहुत ही डेंजरस ड्रग ज़ाइलज़ीन की हिस्ट्री को के बारे में समझना पड़ेगा, जिसका जिक्र आज टॉप न्यूज़पेपर मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। The dangerous street drug component is officially called xylazine. We're talking about an animal tranquilizer here, xylazine. Further poisoning the drug supply here is xylazine. Grips of America's latest drug emergency. 90% of street drugs contain this zombie drug. ये ड्रग इसे लेने वाले को धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट करता है, टू दी एक्सटेंट कि इसे लेने वाले की चमड़ी तक सड़ने लग जाती है। नाउ आई बेट यू वुड बी शॉक्ड टू नो दैट ये खतरनाक ड्रग एक कंपनी ने मेडिसिन के फॉर्म में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था, जिस पर ऑब्वियसली फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इस पर तुरंत ही एक्शन लेते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने प्रॉफिट के लिए इसे फिर भी मार्केट में उतारा और इसका इम्पैक्ट आप सब ऑलरेडी देख ही रहे हो। बैक इन 1962 बेयर एंड कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने सबसे पहले ज़ाइलज़ीन को पेन रिलीफ और सेडेटिव बेहोश करने की दवा के रूप में मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। पर जब इंसानों पर इसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि पेन रिलीफ और बेहोश करने के साथ साथ ये ड्रग इंसानों के ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कम कर देता है। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मेडिकल फील्ड में ना ही कोई मेडिसिन या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिकॉज ज़ाइलज़ीन एक ऐसा सेडेटिव एडिक्टिव ड्रग है जिसे कोई भी स्टैंडर्ड ओवरडोज ट्रीटमेंट जैसे कि नालोक्सोन, जो कि यूजुअली ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका भी ज़ाइलज़ीन पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही ये रिज़ल्ट सामने आया तो FDA ने तुरंत ही इस पर रोक लगा दी। बट नेक्स्ट टाइम कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली प्लान करके अपने प्रॉफिट्स के लिए इस बार इसको एनिमल सेडेटिव की तौर पे बेचना शुरू कर दिया बाय द नेम रोम्पन।
नाउ ऑफ कोर्स ये सिर्फ नाम के लिए एक एनिमल सेडेटिव था, असल में इसे जानवरों पर कम और इंसानों पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। हाज बट इन रियलिटी ऐसा ही होता है फ्रेंड। मेडिकल फील्ड्स में बहुत सारे ड्रग्स, फॉर एग्जांपल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, भी यूजुअली जानवरों के नाम पे बेचे जाते हैं, पर अक्सर इन्हें इंसान भी यूज़ करते हैं फॉर बॉडी बिल्डिंग पर्पसेस। नाउ इन ज़ाइलज़ीन केस, उस वक्त डॉक्टर्स को इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से पता था। उन्हें पता था कि इसके इंटेक से मसल्स रिलैक्स होते हैं और बॉडी शांत हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ये पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ये आगे चलकर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हिट साबित होगा। इसलिए उन्होंने इसे इलीगली बेचना स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट डेनवर में जानवरों के डॉक्टर ग्रेग कॉलिंस को यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ड्रग का नशा करते हुए और दूसरों को इलीगली बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके लिए उसे पूरे $2,26,000 का फ़ाइन देना पड़ा और उसका लाइसेंस भी बैन कर दिया गया। बट फ्रेंड्स, ड्यू टू बेसिक ह्यूमन नेचर, अगर आप किसी को कुछ करने से रोकोगे तो वो सबसे पहले वही काम करेगा। तो जैसे ही इस डॉक्टर के केस की न्यूज़ वायरल होने लगी तो धीरे धीरे ये ड्रग का यूज़ कम होने के बजाय उल्टा और बढ़ गया। एंड एज अ रिज़ल्ट साल 1966 से लेकर 2014 आते आते, जहाँ ज़ाइलज़ीन की ओवरडोज के पहले सिर्फ 43 केसेस ही आते थे, बट ये नंबर आगे चलकर 20,000 केसेस तक बढ़ गया। इनफैक्ट करंटली दिस सिचुएशन इज़ बिकमिंग सो इंटेंस कि आज यूएस की सड़कों पर ये ड्रग एडिक्ट्स खुलेआम घूमते नज़र आते हैं। आए दिन कोई ना कोई इंसान सड़कों पर मोबाइल की तरह हैंग हो जाता है। ज़रा इन फ़ोटोज़ को ध्यान से देखो, ये वो विक्टिम्स हैं जो ड्रग के ओवरडोज के चलते अब तक मर चुके हैं। आपने एक बात नोटिस की फ्रेंड्स, इनमें 90% 20 से 25 साल की उम्र के यंगस्टर्स हैं। अमेरिकन्स को इस बात का बहुत डर लग रहा है कि इसके चलते उनका कहीं यूथ ही ख़त्म ना हो जाए। अगर हम इसके ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ज़ाइलज़ीन यूजुअली हमारे ब्रेन के डोपामिन रिलीज़ करने वाले सिस्टम पे अटैक करता है। इसके कारण हम अपनी अलर्टनेस खो देते हैं, हमें हमारे आसपास क्या हो रहा है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं रहता। एंड वंस यू आर इन देयर इज़ नो वे कमिंग बैक। रिसेंटली हुए एक सर्वे में ये भी पता चला कि एक टैटू आर्टिस्ट ब्रुक पैडन नाम की, जिसे ज़ाइलज़ीन की ओवरडोज के चलते अपने एक पैर को भी काटना पड़ा। हर दिन ज़ाइलज़ीन लेने की वजह से उसके पैर की चमड़ी सड़ने लगी थी और ये घाव वक्त के साथ इतना बढ़ता चला गया कि उसकी वजह से ब्रुक के पैर की हड्डी में एक बड़ा सा छेद हो गया और इस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए उसे अपना पैर कटवाना ही पड़ा। और तो और ब्रुक ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि ज़ाइलज़ीन की ओवरडोज के चलते उसका पूरा परिवार भी ख़त्म हो गया। इनफैक्ट उसने ये तक कह दिया कि ज़ाइलज़ीन इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्शन एट इट्स फाइनेस्ट। इतना सब होने के बावजूद भी ब्रुक रुकी नहीं, बल्कि उसकी ये लत बढ़ती ही चली गई और पैर और परिवार दोनों गंवाने के बाद वो रोज़ सिरिंज एक्सचेंज सेंटर में यूज सिरिंजेस के बदले न्यू सिरिंजेस लेने जाती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द उसका एक हाथ भी काटना पड़ सकता है। पर अगर देखा जाए तो ज़ाइलज़ीन इसे लेने वाले के दिमाग में कुछ ऐसा कर देता है जिसके चलते ना चाहते हुए भी वो इंसान ड्रग को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इवन दो उनकी लाइफ और उनका शरीर दोनों डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें अपने न्यूरॉन्स के बेसिक फंक्शन को समझना पड़ेगा। ये है ब्रेन में मौजूद एक न्यूरॉन पेयर। नॉर्मली सेंडर न्यूरॉन्स यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स दो कैटेकोलामाइंस बनाते हैं, नेमली डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो हमें अलर्ट रखने के साथ हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कंट्रोल रखता है। यूजुअली जब ये दो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं तो रिसीवर न्यूरॉन्स यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर लगे हुए अल्फा 1 रिसेप्टर
इन्हें रिसीव करते हैं और सिग्नल को बॉडी में सेंड करते हैं। कभी कभी जब इन मॉलिक्यूल्स की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स इन्हें रिसीव नहीं कर पाते और जिसके चलते ये सिनेप्स में जमा होने लगते हैं। नतीजा, ये मॉलिक्यूल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के खुद के अल्फा 2 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से न्यूरॉन को इन केमिकल्स का प्रोडक्शन रोकने का सिग्नल मिलता है। अब ऐसे में जब कोई इंसान ज़ाइलज़ीन लेता है तब ज़ाइलज़ीन के मॉलिक्यूल्स सीधा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के अल्फा 2 रिसेप्टर्स में अटैक करते हैं, जिसके कारण दोनों कैटेकोलामाइंस का प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसके चलते उनके रिलेटेड बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ भी रुक जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट ये विक्टिम भी अलर्ट नहीं रह पाते, इनफैक्ट इनके सोचने और समझने की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ज़ॉम्बीज़। अब इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दूसरा कैटेकोलामाइन यानी कि नॉन एपिनेफ्रिन के प्रोडक्शन के रुकने के कारण होता है। इस डिजास्टर्स इफेक्ट को कहते हैं वैसोकंस्ट्रक्शन। इस इफेक्ट के कारण सभी ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती हैं और उनमें बहते ब्लड का फ्लो थमने लग जाता है एंड एज अ रिजल्ट ब्लड टिश्यूज़ तक पहुंचता ही नहीं, जिसके कारण टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं हो पाती और फिर टिश्यूज़ मरने लग जाते हैं, जिसे साइंटिफिकली स्किन परफ्यूजन कहते हैं और इसे हम ऑलरेडी ब्रुक की केस में देख चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यूएस में लोगों के इस ड्रग से एडिक्टेड होने का चाइना के साथ क्या रिलेशन है। So China comes into the picture due to another dangerous drug, fentanyl. This fentanyl is basically a heavy-duty painkiller. Just for reference, ये fentanyl मॉर्फिन से भी 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका यूज़ हॉस्पिटल्स भी करते हैं, बट डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। रीज़न बीइंग ये ड्रग इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसकी लाइट सी ओवरडोज भी डेडली साबित हो सकती है। यूएस के हिसाब से चाइना फेंटलिन को पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में स्मगल करता है और ये स्मगल फेंटलिन फिर इलीगली अमेरिका की डिफरेंट सिटीज़ में सप्लाई कर दिया जाता है, वो भी बहुत ही चीप रेट्स पर। और ज़ाइलज़ीन के साथ जब ये चीप पर डेंजरस ड्रग फेंटलिन को मिक्स किया जाता है तो इसे ट्रैंक डॉग कहा जाता है और ये ट्रैंक डॉग यूएस की स्ट्रीट्स पर आज के समय यूएस की स्ट्रीट्स पर बहुत ही बड़ी मात्रा पे बेचा जा रहा है। और इसी ट्रैंक डॉग की ओवरडोज के चलते लास्ट ईयर यूएस में तकरीबन 1 लाख लोग मर चुके हैं और अज्यूम ये किया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल में और भी कई लोग मर जाएंगे। अब फ्रेंड्स, एक थ्योरी के हिसाब से चाइना ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया है यूएसए की पॉपुलेशन को, स्पेशली यूथ को टारगेट करने के लिए। पर इस पर चाइना का स्टांस देखा जाए तो चाइना कहता है कि ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली यूएस में मैन्युफैक्चर्ड है और इसमें चाइना यूएस की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने फाइनली इंडिया की हेल्प मांगी है। अब इंडिया ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, बल्कि हम लोग प्रॉपर इलीगल ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ यूएस भी अपने ड्रग्स इंपोर्ट पर प्रॉपर अकाउंटिंग रख पाएगा। और यूएस का लॉन्ग टर्म प्लान भी है चाइना और मैक्सिको को बॉयकॉट करके इंडिया से ड्रग्स परचेज करे जाए। नाउ मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, इंडिया यूएस की हेल्प तो करेगा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बट कहीं ना कहीं यूएस को भी अपने पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है। आई मीन अगर आज हम यूएस सोसाइटी को देखें तो जैसे ही एक बच्चा हाई स्कूल में जाता है तो यूजुअली पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल्स या कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और बच्चा भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। बट यूजुअली स्टडीज़ में ये देखा गया है कि टीनेज में यूजुअली बच्चों को नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और अनफॉर्चुनेटली यूएस के बच्चों को राइट गाइड करने के लिए उनके पास उनके पेरेंट्स ही नहीं होते। यही वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है फ्रेंड्स कि इन विक्टिम्स में मोर देन 90% यंगस्टर्स शामिल हैं और इस इशू के चलते अमेरिका में खुद अमेरिकन्स का फ्यूचर ही डार्क नज़र आता है। इसका रिजल्ट ऑलरेडी यूएस इकॉनमी में। Recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. I rise to this occasion to just appreciate my constituents
especially those who have immigrated from India. We have a very large portion of my community that's made up of almost 100,000 people who have immigrated directly from India. 1 out of every 5 doctors in my community is from India. They represent some of the best citizens we have in America, and we should make sure that we streamline the immigration process for those who have come here to obey the law, pay their taxes, and be the most creative and productive in society. Although they make up about 1% of American society, they pay about 6% of the taxes. They're amongst the top producers, and they do not cause problems. They follow laws. They don't have the problems that we see other people have when they come to the emergency room for overdoses and depression, anxiety, because they're the most productive, most family-oriented, and the best of what represents American citizens. God bless my Indian constituents. जब लास्ट मंथ यूएस कांग्रेसमैन मैककॉर्मिक के हिसाब से इंडियन अमेरिकन्स की पॉपुलेशन अमेरिका में 1% है, पर फिर भी वो अमेरिका के टैक्स कलेक्शन में मोर देन 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ इस इशू को लेकर आप सभी का क्या मानना है फ्रेंड्स, और क्या हम इसे चाइना का यूएस के खिलाफ किसी तरह का बायोलॉजिकल अटैक मान सकते हैं? इस पर आप का क्या विचार है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे हम एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग इन ऑर्डर टू बिकम अ स्मार्ट एंड अपडेटेड अर्थोरियंस। जय हिंद।